नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड एनसीईआरटी जो हमने जीएस एनसीईआरटी का जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 1 फॉर्म है, उसका पार्ट है या थर्ड, जिसमें हमने पहले स्टार्ट किया है पॉलिटी को। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाकर आज वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज रहेगा हमारा पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट में हमने प्रेसिडेंट को कवर कर लिया था, अब प्रेसिडेंट के हम दूसरे पार्ट से आगे कवर कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति यहाँ पे हटाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है, तो आर्टिकल 143। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति क्या होता है, जो लोकसभा होती है उसको भंग करते कब करेंगे? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा होगी उस तब करेंगे। ठीक है, अगला है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? अगर किसी बिल के ऊपर अगर लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, तो उसको जो आहूत करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। बट यहाँ पे जो उसकी अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? जो स्पीकर होगा लोकसभा का। ठीक है, स्पीकर अध्यक्ष जो होता है वो वहाँ पे करता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पावर, ठीक है, जो वीटो पॉकेट वीटो होती है, ठीक है, उसकी शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारत डाकघर संशोधन अधिनियम जो विधेयक था 1986 का, तो इसमें यहाँ पे उसका यूज किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको होता है? ये भी आपका राष्ट्रपति को होता है। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो अपडेटेड बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर नई बुक नहीं करवा रहे हो। मैंने आपसे पहले कहा था कि नई बुक में जहाँ वहाँ पे मैं नई बुक से कराऊंगा, पूरा मैं नई बुक से करवा रहा हूँ। पर देखिए ये जो अपडेटेड है पुरानी बुक में नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री की। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग और राजभाषा आयोग, जो राजभाषा आयोग है आपका, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की बात न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक जो कैग है, ठीक है, उसकी भी करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भी करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी। और साथ में दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की भी यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति यहाँ पे करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस लागू पर होती है? देखिए, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा पर राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा? नहीं करेगा इस नेतृत्व राष्ट्र का। ठीक है, बट प्रतिनिधित्व करेगा देश का। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, और आदिवासी समुदाय से पहली ये बनी हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त प्रदान करने वाले पदाधिकारी कौन है? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद कोई भी एक्ट क्या जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, पहले उसको लोकसभा राज्यसभा में आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब तक उसमें प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं वो अधिनियम नहीं बनता है। यहाँ पे जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के से लेकर जिस दिन पद ग्रहण होगा उस दिन से 5 साल तक के लिए होता है।
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यहाँ पे मिसाइल मैन की संज्ञा दी हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह के द्वारा यहाँ पे काम किया गया था। धन विधेयक जो मनी बिल है आपका को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार किसके पास नहीं है? राष्ट्रपति के पास उसके ऊपर कोई भी विशेषाधिकार नहीं होता है, और राज्यसभा के पास भी इसमें कुछ पावर नहीं होती है, ठीक है, ओनली लोकसभा के पास पावर होती है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम रहा? तो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पे 15वां रहा, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन जिसको कहते हैं हम, जो कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये रहेंगे राष्ट्रपति के पास इसका रहता है नियुक्ति करने का। देखिए आर्टिकल इसलिए बताता हूँ टाइम में मैं आपको, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के तौर पे राजेंद्र प्रसाद का रहा, और सबसे कम जो रहा वो रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ कौन कौन सी है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि से विरुद्ध हो, ठीक है, विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। अब यहाँ पे अगला चैप्टर रहेगा हमारा उपराष्ट्रपति का, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन समिति, जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन रहते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इलेक्टेड एवं मनोनीत जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का जो हेड होता है, अध्यक्ष भी वो कौन होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे ला सकते हैं, लोकसभा में इसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा इसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी पावर है, कुछ मतलब डिस्प्यूट होता है तो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मैंने बता दिया आपको, स्पीकर, मतलब वहाँ जो स्पीकर के रूप में कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति का, जिसको सभापति यहाँ पे कहा जाता है। चलिए उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं, यहाँ से कुछ बनते हैं एग्जाम में। 63वां आर्टिकल में कहता है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। 64वें आर्टिकल में बोला गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय पर निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 71 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय जो होंगे वो आर्टिकल 71 में उनके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक बार नज़र मार लेते हैं कि जो आज तक हमारे कितने उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, जल्दी देखेंगे इनको, एक बार आप इनको रीड कर लेना PDF में, PDF डाल दी है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी ये रहे 67 से 69 तक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। श्री VD जयंती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक। श्री R वेंकटरमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक। श्री KR नारायणन 1992 से लेकर 1997 तक। श्री कृष्णकांत 97 से लेकर 2002 तक। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक। डॉक्टर हामिद अंसारी ये 10 साल रहे थे 2007 से लेकर 2017 तक। श्री मप्पारुगा वेंकैया नायडू ये 2017 से 22 तक। और अभी जो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी हैं जो 2022 से अभी तक है, और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा, ठीक है, किस सदन की अध्यक्षता कह रहा है? ऐसा व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? ये करेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो करेंगे, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी
के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन में सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। मैंने पहले कहा था आपको, देखिए विधानसभा सब जगह है, विधान परिषद खाली 6 राज्यों में है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार हम तुलना कर लेते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की तुलना करते हैं पद की। देखिए जो राष्ट्रपति है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो महाभियोग आर्टिकल 61 की किसी भी सदन से प्रारंभिक की जा सकती है, राज्यसभा से या लोकसभा से। वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। विधानमंडल जो है वहाँ के यहाँ पे सदस्य नहीं आते, दोनों में नहीं आते वो तो। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद को हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बट यहाँ पे दोनों में से किसी सदन में पास किया जाता है। ये इनमें तुलना थी दोनों की पोस्ट की। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारित होती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चरण। अब नया चैप्टर रहेगा हमारा यहाँ पे यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स। ठीक है, जो आपके केंद्रीय मंत्री परिषद होता है इसके बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की मैं बात करूंगा तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए अभी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। नरेंद्र मोदी जी कहाँ से हैं? वाराणसी सीट से एमपी हैं। ठीक है, तो किससे हैं? लोकसभा सीट से हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन क्या होता है आपका? राज्यसभा होता है। ठीक है, के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। जब प्रधानमंत्री वगैरह क्या होता है कि उनको लगता है कि सरकार एमपीज़ को कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है उनके लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उस स्थिति में अपने लिए वोट नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोकसभा के नीचे सदन के लोकसभा के होंगे तो वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, पक्ष में। बट अगर वो राज्यसभा से अगर हैं तो वो वहाँ पे वोट नहीं करेंगे। क्लियर है आप लोग? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। टोटल अभी कितने हैं? 545 जैसी सीटें हैं। ठीक है, 545। तो उसमें से 50 एमपीज़ को यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पता अगर 50 लोग राजी हो जाते हैं तो। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? मतलब मोस्ट ऑफ देखा जाए तो लोकसभा का होता है। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य भी बन सकता है। जैसे मैं आपको सपोज एग्जांपल देता हूँ, इससे पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, वो आपके राज्यसभा से थे। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, ये मैंने आपसे इससे पहले बताया था, 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जिसमें कहा था कि किसी भी मंत्रिपरिषद में, ये आपका स्टेट के लिए भी लागू होता है और सेंटर, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये राज्यसभा, ये आपका लोकसभा में पारित, लोकसभा के लिए भी होता है, और राज्य विधानसभा जो होती है उसके लिए भी यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो टोटल कैबिनेट के यहाँ आपकी जितनी सीटें हैं स्टेट के अंदर, जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में 70 की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और 70 विधानसभा की सीटें हैं, बाकी 5 सीटें लोकसभा की, 3 राज्यसभा की, वो भी हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बस 70 में से इसका अगर हम 15% निकालते हैं तो कितने? 11 या 12 ही यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री सही। तो यही यहाँ पे कहा गया था, और 91वां स्वतंत्र हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई थी। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वो रखता है 6 माह तक। 6 माह में आपको इलेक्शन कराने जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे।
तो केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो आर्टिकल 257 में ऐसा लिखा हुआ है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो कैलाश नाथ काटजू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CR के सड़गुमन चेट्टी थे। अभी के टाइम पे कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह, जो एक बार भी संसद में ये नहीं गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, मंत्रिमंडल का जो प्रयोग किया गया वो आर्टिकल 352(3) में यूज किया गया, और भी संविधान में कहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, श्वेत पत्र क्या है? व्हाइट पेपर। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जो है उसको श्वेत पत्र यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर। अब देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये दो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हुई होंगी, इनमें डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है करके देखिए, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक होता है कैबिनेट। अब कैबिनेट तो आप समझ गए होंगे, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो टोटल जो 15% मैंने बताया, वो जो मंत्री होते हैं, इंपॉर्टेंट मंत्री जो होते हैं, वो मंत्री वो कैबिनेट होते हैं। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद क्या होता है? देखिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री या उपमंत्री, राज्य आपने देखा होगा ना, राज्य दर्जा राज्य मंत्री, ये मंत्री, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। और कैबिनेट में कौन आते हैं? जो मेन होते हैं, जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, आपका एजुकेशन मिनिस्टर, ये क्या होते हैं? कैबिनेट में होते हैं। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्रिपरिषद का। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियावचन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम कैबिनेट के बारे में। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द में जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। पहले ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, व्यावहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियावचन की निगरानी भी करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे के बढ़ते हैं, आगे तरफ की। अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये भी आपका, जो रहेगा महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक, मतलब अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन होता है? पहला होता है भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये जो होता है अटॉर्नी महान्यायवादी, ये सरकार, कहने का मतलब है जो हमारी सरकार है, सरकार का वकील होता है। सबसे सिंपल, सरकार का कहीं भी केस वेस होते हैं तो उसको जो सरकार को डिफेंड करता है वो महान्यायवादी करता है। बस क्लियर, इतना याद रख लो कि सरकार की तरफ से जो सरकार के चीज़ों में जो आगे जाएगा एज ए वकील या एडवोकेट बन के, वो कौन होगा? आपका ये होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? इतना समझ लो, बाकी अब चीज़ें आगे हम देखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। देखो, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ही देता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या क्या है? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसके पास होता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर धारण करता है?
राष्ट्रपति के द्वारा मतलब ये अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसमें से किसको सभी चीज़ राइट तो हैं, सम्मिलित होना ये होना, बट वोटिंग राइट नहीं है, तो वो महान्यायवादी को यहाँ पे नहीं होते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी हैं, ठीक है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक होकर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो कहने का मतलब यह है कि आपका जो महान्यायवादी है वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट जो महाधिवक्ता है वो क्या है? आपका एक वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक बॉडी है, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके बारे में उल्लेख नहीं किया है संविधान में। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि, जिसका अब हम कैग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नियंत्रण महालेखा परीक्षा जो कैग होता है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? ये एडवोकेट जनरल देता है। संसद की लोक सेवा समिति जो पब्लिक सर्विस कमेटी होती है कि बैठकों में कौन उपस्थित होता है? ये भारत का जो महालेखा परीक्षा होता है, लेखा परीक्षक होता है, ये यहाँ पे सम्मिलित होता है, उपस्थित होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 148 से 151 तक, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 साल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा गया है, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्पस कहा गया है, ठीक है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? ये भी आपका नियंत्रण एवं महालेखा करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल 148 में बोला गया है, जो कैग से रिलेटेड है, ठीक है, इनको याद रखना, कैग से रिलेटेड है ये। भारत के नियंत्रण या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। 48 में 149 में बोला गया है नियंत्रण या महालेखा के कार्य एवं शक्तियाँ। 150वें आर्टिकल में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और 151 में बोला गया है रिपोर्ट के बारे में, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। 6 साल जब कंप्लीट होते हैं इसके बाद इसको कोई भी सरकारी पद धारण नहीं करने को यहाँ पे राइट होते हैं, मतलब नहीं कर सकता, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो अभी 1971 की जनगणना का अधिकार पे यहाँ पे किया जाता है आधार। लोकसभा में भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से चयनित किया जाता है। भारत की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार प्रावधान है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंध। इससे पहले मैंने आपको करवाया हुआ है 12 के 12 हमने जो अनुसूचियाँ पढ़ी हुई हैं वहाँ पे चौथी अनुसूची में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उक्तियों में कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? आर्टिकल 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आपने देखा लोकसभा के लिए 25 वर्ष थी, ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी, और आपका जो प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 के 3 एज आपको याद कर लेनी चाहिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। फिर 2026 के बाद आपने देखा अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है तो उसमें आप सीटें भी वहाँ पे बढ़ा दी गई, क्योंकि वहाँ पे हमारे MPs वगैरह जो होते हैं वो बढ़ के आएंगे अब, ठीक है।
लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा कर दी गई थी? 31वें संशोधन द्वारा की गई थी। अब आगे जो 730 735 जितने भी बनेंगे वो 2026 में जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो वो आगे उसके लिए संशोधन होगा और कितने होंगे वो अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है, वो जनगणना के बाद डिसाइड यहाँ पे होगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति को बोलेंगे उसके बाद भी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। 79 आर्टिकल है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में है लोकसभा की संरचना। देखिए इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, सरला से याद रखो। 79 संसद के बारे में, रॉ से राज्यसभा 80 में और लॉ से लोकसभा 81 में, तो सरला से ऐसे याद कर सकते हैं 79 से लेके 81, ठीक है। 82 में दिया हुआ है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पूरे समायोजन। 83 में बोला गया है संसद के सदनों की अवधि। 84 में बोला गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ। 85वां आर्टिकल है संसद के सत्र 17वां विघटन। 86वां आर्टिकल है राष्ट्रपति का सदनों को सम्मत तथा संदेश देने का अधिकार। 87वां आर्टिकल है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो अभिभाषण होता है। 88वां है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। 89 में कहता है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90वां आर्टिकल कहता है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना। 91वां आर्टिकल होता है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना। आर्टिकल 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों में निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 कहता है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 सभापति व उपसभापति तथा अन्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। आर्टिकल 100 दोनों सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की सक्रियता गढ़पूर्ति। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएँ। आर्टिकल 103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेना, अयोग्यता घोषित करने पर, मतलब जो भी हमारे एमपीज होते हैं उनके लिए। और आर्टिकल 104 में आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अहर्त न होते हुए अपना निहित किए जाने पर भी सदन में बैठक तथा मतदान करने का दंड। भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमिश्नर होता है भारत का, जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, ठीक है, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इनके जो इलेक्शन करवाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। यहाँ पे अगले चैप्टर की तरफ इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्लियामेंट को ही। किसी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कितनी है? 6 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और किसमें बात कर रहे हैं? लोकसभा में बात कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? ये राष्ट्रपति करता है। पर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। मतलब जहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ पे तो ये सीटें रहेंगी, बट आगे अब तो मतलब इलेक्शन हो भी गए 2024 में। बट स्टेट की मैं बात करूँ जहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे आंग्ल को जहाँ पे गवर्नर क्या अपॉइंट करता था, ठीक है, 1 सीट जो जितनी होती थी, अब उनको भी कंटिन्यू नहीं किया गया है, ठीक है। ये 104वां संशोधन हुआ था, इसके अकॉर्डिंग आंग्ल जो इंडियन जो सीटें थी उनको अब खत्म कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? ये आते हैं उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं? 80 आते हैं। लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और राज्यसभा में भी ज़्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब समाप्त नहीं किया जाता है, बट हमारे जो लोकसभा है उसको विघटित किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा जो निर्वाचन सीट है वो कौन सी है? वो लद्दाख की है।
परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य। भारत की संचित निधि पर आधारित जो भारित व्यय है उसके बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी यहाँ पे कहाँ से मिलती है? भारत की संचित से दी जाती है। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन भी दिए जाते हैं। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा एक संबंध में भारित घोषित किए गए हैं वो भी सब यहाँ पे भारत की संचित निधि से यहाँ पे दिए जाते हैं। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र यहाँ पे बुलाए जाते हैं। होने को देखिए 3 होते हैं। एक आपका बजट सत्र आता है जो फरवरी में आता है, जनवरी फरवरी में, ठीक है। बजट के बाद आपका मानसून सत्र आता है और अभी आपका देखिए दिसंबर में आपका विंटर सेशन चल रहा है। तो 3 सेशन होते हैं, बट इनके बीच में 6 वर्ष से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेक्स्ट लाइन में, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का यहाँ पे होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इसको समझाता हूँ मैं आपको। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। देखिए अभी 18वीं जो लोकसभा हमारी, क्योंकि देखिए अपडेटेड बुक है, ये अभी इलेक्शन आपके जून में हुए हैं, जुलाई में, जून में ही यहाँ पे देखिए नई यहाँ पे कैबिनेट बनी हुई है, ठीक है। कहने का मतलब यह प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये प्रॉपर पोस्ट नहीं है कोई, ये उसके लिए है जब इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए अभी, उसके बाद जो नए जितने भी लोकसभा मेंबर आए, नए आए, सभी लोग जीत के आए, तो उनको यहाँ पे जो सदस्य दिलाई जाती है यहाँ पे शपथ वगैरह, उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं एक, ठीक है। वो कोई भी पार्टी से हो सकता है, सबसे मतलब वरिष्ठ होता है वो, सबसे मतलब जो बूढ़ा होता है, सबसे एज वाला, ठीक है, उसी को यहाँ पर अपॉइंट किया। अभी कौन थे? ये आपके उड़ीसा से आते हैं, ठीक है, भर्तृहरि महताब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में करंट के साथ ये क्वेश्चन बन सकता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी माल्यंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभा द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं। अब देखिए नया संसद भवन बना हुआ है अभी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन को निर्मित 64,500 वर्ग मीटर इसके 3 मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 होगी तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 होगी, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, ठीक है। बट ये 2026 के बाद संयुक्त संसद अधिवेशन बैठक की व्यवस्था 1200, संयुक्त अधिवेशन मैंने कहा है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों का होता है, तो 1272 सीटें हमारे बैठने के लिए। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बदगज स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन रहा है बार बार। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, देखिए जो प्रत्येक जो वित्त विधेयक होता है, एवरी फाइनेंस बिल नॉट ए मनी बिल, ये बोला गया है, बट प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। फिर से सुनिए, जो होगा एवरी फाइनेंस बिल नॉट ए मनी बिल, बट एवरी जो आपका मनी बिल होता है वो क्या होगा? फाइनेंस बिल होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। विशेषाधिकार समिति में 2 सदस्यों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य यहाँ पे हो, जिसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी बिल नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 किए जाते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। 1980 से 86 के बीच में, क्योंकि राज्यसभा में 6 साल के लिए यहाँ मेंबर आते हैं, बट और हर 2 साल में एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल के 1/3।
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया? जीवी मालव्यंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। और अभी कौन लोकसभा अध्यक्ष हमारे? ओम बिरला जी हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारत का संविधान सर्वोच्च है यहाँ पे। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? यह है ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर पर आधारित है यहाँ पे। ठीक है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा से मतलब इसका कुछ भी नहीं होता है धन विधेयक का। ठीक है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ पर भी देखिए विधानसभा में किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं किया जाएगा। सेम ही होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस नाम का। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे आर्टिकल 112 में है, बट वहाँ पे बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 112 क्वेश्चन पूछता है। और बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा यहाँ पे पूरी की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों किसी संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि संचित जमा किए जाते हैं? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे आता है प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? जो आगामी वर्ष के बजट से प्रस्तुतिकरण से पूर्व है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 31 फरवरी को यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? बजट आता है। एक दिन बाद उसके बाद बजट आता है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? हमारा पिछले साल का होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले साल का ब्यौरा होता है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। और जो बजट होता है वो अगले साल के लिए वहाँ पे सरकार का होता है कि हम इतने पैसे खर्च करेंगे, उसके ऊपर बजट लाया जाता है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। बिना संसद के अनुमोदन के आप पैसा संचित भारत की संचित निधि से नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। अब एक बार हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम साधारण विधेयक और धन विधेयक की तुलना करेंगे, जिससे भी आपको और चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है। पहला यहाँ पे है ऑर्डिनेंस बिल, जिसको हम साधारण विधेयक कहते हैं। दूसरा है मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक कहते हैं। देखिए इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। किसको? ऑर्डिनेंस बिल को। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों के द्वारा। अब यहाँ पे धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था आपको, इस मनी बिल का लोकसभा से कुछ मतलब नहीं होता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बट ऑर्डिनेंस बिल कोई भी ला सकता है, सरकारी मेंबर ही, प्राइवेट मेंबर भी। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है साधारण विधेयक में, बट इसे सदन में प्रस्तुत करने की, पुनः स्थापित करने की राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा को मतलब ही नहीं होता इससे। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, इसको ऑर्डिनेंस बिल को, बट मनी बिल को खाली 14 दिन के लिए रोक सकती है यहाँ पे। ठीक है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसे लोकसभा अध्यक्ष में धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए की आवश्यकता होती है। किसको? धन विधेयक को। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। बट मनी बिल में मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति का भी इससे कोई मतलब होता नहीं है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। दूसरी बात, इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। राज्यसभा में इसके मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगर ये विधेयक यहाँ पे ऑर्डिनेंस बिल अस्वीकृत होता है तो सरकार को त्यागपत्र यहाँ पे देना पड़ता है, बट यह के विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने का सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। चलिए, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बट मनी बिल में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग यहाँ पे नहीं होती है, कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये पार्लियामेंट से वाला हमारा चैप्टर हमारा लंबा है, इसलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में पूरा कर रहे हैं। ठीक है। प्राकलन समिति एस्टीमेट कमेटी के संसद के किस सदन के सदस्यों की गठित की जाती है? जो आपकी प्राकलन समिति होती है, ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतलब गठित की जाती है। ओनली इसमें लोकसभा के मेंबर ही होते हैं।
क्वेश्चन पूछता है कि प्राकलन समिति के मेंबर कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन बोलेगा लोकसभा राज्यसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे आपको लोकसभा में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जो जी आप पढ़ रहे हैं ना वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को आप क्वेश्चन निकालना शुरू कीजिए। ठीक है, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑर्डिनेंस बिल तथा वित्तीय विधेयक फैंस के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक 6 महीने का टाइम अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आकस्मिक निधि कंस्टिट्यूंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको क्लोजर मोशन भी कहा जाता है, समापन प्रस्ताव भी इसको कहा जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिन की अवधि रोक सकते हैं? ओनली 14 दिन के लिए। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट को लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, ऐसा इनको कंपलसरी इनको यूनियन बजट पेश करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर पाती है सरकार तो उसको त्यागपत्र यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कहा इसमें खाली लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कौन सी कानून बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से यहाँ पे कानून बना सकती है। संसद की लोक समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करता है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई? दहेज उन्मूलन विधेयक, डाउरी अबोलिशन बिल, वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। संसद के लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित नहीं होता है। अगर वो 59 दिन तक अनुपस्थित होता है और 60वें दिन वहाँ पे पहुँच जाता है तो इस केस में उसकी यहाँ संसद सदस्यता खत्म नहीं होगी। बट अगर लगातार 60 दिन तक वो नहीं आता है तो उसकी संसद सदस्यता यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे के लिए हो सकती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजस्टमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व से अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? ये भारत की देन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ये आपका क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहलाता है, जो कि 11 से 12 के बीच में होता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसे 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से यहाँ पे मेंबर होते हैं। लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा के 7 मेंबर। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी 2022 में पूछा गया था प्री में। चलिए अगला चैप्टर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश सदस्य होते हैं? यहाँ पे 34 होते हैं। ठीक है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकार, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग निर्णय में केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह में नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ये आपकी संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर यहाँ पर हटाए जा सकते हैं। सेनानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी सदन न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। सामान्यतः उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन में वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। जो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन उसका मिलेगा तो उसके बाद ही करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु एज कितनी होती है? रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 134 का A1, ठीक है, नॉट ए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले, ठीक है, उच्चतम न्यायालय संविधान के निर्वचन के संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते होंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 कहता है इसके अंतर्गत तटस्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। आर्टिकल 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधिकारिक ऑर्डिनल जुरिडिक्शन का विवरण। आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। आर्टिकल 137 क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की अपनी निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के लिए विषय में उल्लेख है। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है और 145 में है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 146 है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचयी निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारित होते हैं, मतलब इससे यहाँ पे पैसा इनको दिया जाता है। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट और एडहॉक का प्रावधान है, ओनली सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आर्टिकल 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत कौन है? न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। यहाँ पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पे न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण संबंध में संसद में चर्चा का प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना जैसे होता है ना, बहुत बार सुना होगा, न्यायालय की अवमानना के उसके ऊपर क्या किया गया? पेनल्टी लगाई गई। तो मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना
कंटेम्प्ट के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। मतलब सुप्रीम, अगर आपको लगता है कि आप किसी मजाक वगैरह सुप्रीम कोर्ट के बाद जजमेंट में किसी को कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 129 और 129 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 215 में दिया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष वकालत कार्य नहीं कर सकता है, जो कि आर्टिकल 24 में ये भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श देने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 में। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोपालनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्च न्यायालय में व्यक्त की गई थी इस केस में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आर्टिकल 32 में, जो कि 5 टाइप की रिट दी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार अपील जुडिक्शन के 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संवैधानिक विषयों में जुड़ी अपील, जो कि आर्टिकल 132 में है। सिविल विषयों में संबंधी अपील आर्टिकल 133 में है। आपराधिक विषयों पर जुड़ी अपील आर्टिकल 134 में है। और विशेष अनुमति की जाने वाली अपील है आर्टिकल 136 में दी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी पड़ती है? 10 वर्ष तक। न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे अवसंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालय में किसे कीनी अभिलेख न्यायालय द्वारा न्यायालय माना जा सकता है? उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों को। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश में किया गया था? ये आपका USA में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन जो कि हर स्लाइड में दी हुई है, हर पेज में। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में तहत रिट जारी कर सकते हैं। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, ठीक है। चलिए, यहाँ पे होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे राज्यपाल के बारे में डिस्कस। यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि में उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा से पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कार्यालय मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के 17वें का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय से सलाह करके कर सकता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से यहाँ पे दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको डायरेक्टली राष्ट्रपति क्या हटा भी सकता है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है वहाँ पे। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 200। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति एक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति नहीं होता है, बट वो एक बार में दो राज्यों को भी यहाँ पे राज्यपाल के तौर पे काम अपना संभाल सकता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली कुछ नियुक्तियाँ हैं। राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो राज्य का होता है उसकी नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर होते हैं PSC के, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉइंट तो करेगा यहाँ पे राज्यपाल, बट अगर इनको मेंबर को हटाना होगा तो वो राष्ट्रपति को पावर है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं हटा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। विश्वविद्यालयों के कुलपतियाँ जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है।
राज्य के वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राज्यपाल यहाँ पे करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना इस लाइन से, जब मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सदस्यों को बोला निलंबित, पर अध्यक्ष को निलंबित नहीं कर सकता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 333 में किया गया है। 104वें संविधान संशोधन स्थिति को कर दिया गया, ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं अनुच्छेद राज्य से रिलेटेड। 153 में राज्यों के राज्यपालों के बारे में बात की हुई है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, ये बोला गया है। आर्टिकल 107 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के बारे में बात की हुई है। आर्टिकल 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी हुई है। आर्टिकल 173 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की बात की हुई है। आर्टिकल 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यपालिका। अगला है आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल 233 है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटी का पार्ट 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त का वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में आपके कोई जो सुझाव होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आपको मिलती रहती हैं। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। 4 से 5 3 वीडियो हमारी आ चुकी हैं, 2 से 3 वीडियो और आएंगी, जहाँ पे हम पूरा यहाँ पे पॉलिटी को कवर कर लेंगे 5 से 6 वीडियो में अपने। ठीक है, देखिए हमने आधा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हम यहाँ पे गवर्नर हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हमारे अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आएगी, फिर हम बाकी जो बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उनको पढ़ेंगे। तो जल्दी आप ही 5 से 6 वीडियो में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।